जिसे उत्तराधिकारी बनाया उसे भी निशाने पर ले लिया अब इजराइल ने जानेंगे आखिरकार हिजबुल्लाह संग क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तेल के दाम में आग लगने वाली है, क्या कुछ ऐसा ही करने वाला है इजराइल, जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं जिसका डर था वही हुआ, मलेशिया ने अब कश्मीर पर क्या बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने अपने हवाई हमले में लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को पिछले सप्ताह ढेर कर दिया और इसके बाद अब इजरायली सेना हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हासेम सफीदीन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेबनानी रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को इजराइल ने कथित तौर पर बेरूत के दाही उपनगर में सफीदीन को मारने की कोशिश की। 3 इजरायली अधिकारियों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमलों में सफीदीन सहित वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेताओं की बैठक को निशाना बनाया गया। सफीदीन जिंदा है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के उत्तराधिकारी बनकर सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो जिहाद परिषद में बैठता है जो ग्रुप के सैन्य अभियानों का प्रबंधन करता है। रिश्ते में सफीदीन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। उसे 2017 में अमेरिका ने आतंकी नामित किया था। इजरायली और अरब मीडिया ने पहले बताया था कि आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हमले किए थे। लेबनानी मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार तड़के कम से कम एक इजरायली हमला बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परिधि से बाहर हुआ। ये रिपोर्ट तब आई है जब आईडीएफ अरबी के प्रवक्ता की ओर से निकासी की चेतावनी दी गई थी। गुरुवार शाम को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लेबनान में बेरूत के कुछ इलाकों के लिए चेतावनी दी थी। उन्होंने एक्स पर नक्शे जारी कर लोगों से कहा था कि अगर वह उन इलाकों के 500 मीटर एरिया में है तो वहां से निकल जाएं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वेस्ट बैंक के एक शरणार्थी शिविर में हमले से कम 18 लोग मारे गए। इसमें इजरायली सेना ने एक स्थानीय हमास नेता को ढेर करने का दावा किया है। हमला वेस्ट बैंक में हुआ है जिसे साल 2000 के बाद सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट में बताया है कि तुलकर्म शिविर पर बमबारी के बाद 18 शहीद हो गए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये युद्ध इधर बढ़ रहा है तो आपको बता दूं जो इरादे हैं वो इरादे बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान के हमले का बदला इजराइल कैसे लेगा, इसे लेकर अटकलें लगने लगी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ईरानी तेल फैसिलिटी पर संभावित इजरायली हमलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को उनके इस बयान के बाद तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। हालांकि बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इजराइल गुरुवार के पहले किसी भी तरह का जवाबी हमला शुरू करेगा। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो ईरानी तेल फैसिलिटी में इजराइल के हमले का समर्थन करते हैं तो बाइडेन ने कहा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन के बोलने के बाद मिडिल ईस्ट में चिंताएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जो बाइडेन की पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं। यहाँ जीवन यापन एक लगातार प्रमुख मुद्दा है। बाइडेन ने कहा कि उन्हें इजराइल से तत्काल किसी भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। बाइडेन ये बातें तब कह रहे हैं जब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने लेबनान में हमला करने के किसी भी आह्वान को नहीं माना है। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की इजाजत देने को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम इजराइल को अनुमति नहीं देते हैं, हम इजराइल को सलाह देते हैं और आज कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बुधवार को बाइडेन ने कहा कि वो परमाणु साइटों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। ईरान में मंगलवार को इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ईरान को भुगतना होगा। ईरान ने कहा है कि ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर किए गए हमले का बदला था। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को पिछले सप्ताह इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका है। नसरल्लाह को आज दफन किया जा रहा है और ये बड़े गुपचुप तरीके से किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। पर इन सब के बीच में एक चीज और हुई है जियोपॉलिटिक्स में और वो देखने को मिला है कि पाकिस्तान पहुंचे मलेशिया के पीएम। अब कश्मीर पर इन्होंने क्या कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को कहा कि उनका देश कश्मीर पर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इब्राहिम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर पर हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मानव अधिकारों के मुद्दे निश्चित रूप से हमारी चिंताएं हैं। इब्राहिम की ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के संदर्भ में थी। इब्राहिम ने ये कहा कि मलेशिया कश्मीर मुद्दे पर स्वीकार्य माध्यमों से बातचीत जारी रखेगा और प्रार्थना करता है कि ये मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाए। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने देशों के बीच सहयोग के इतिहास को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। पाकिस्तान और मलेशिया ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। द्विपक्षीय बैठकों का जिक्र करते हुए शरीफ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने व्यापार, निवेश के अवसरों, रणनीतिक और रक्षा सहयोग, पर्यटन, कृषि, हरित ऊर्जा, कुशल श्रम और युवा सशक्तिकरण पर भी चर्चा की है। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तंत्रों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री इब्राहिम ने क्षेत्रीय वार्ता भागीदार के रूप में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के साथ पाकिस्तान के निरंतर जुड़ाव की सराहना की है। वहीं शहबाज ने अपने 2025 में मलेशिया के आसियान की आगामी अध्यक्षता की बधाई भी दी। मलेशिया प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और आसियान के बीच जुड़ाव के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया मंच में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका का समर्थन भी किया है। खैर, अब एक चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि मलेशिया फिर से वापस अपने उस रुख में आ रहा है, जबकि इससे पहले तुर्की ने कश्मीर पर बोलना बंद कर दिया है। तो एक चीज तो समझ में आता है कि यहाँ चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड है। पहले भी कहानी कुछ ऐसे हुई है कि तू चल मैं आया। जाकिर नाइक के पीछे मलेशियाई पीएम पाकिस्तान पहुंचे थे। जाकिर नाइक का यहाँ पहुंचना है तो चलो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अनवर इब्राहिम भी कम कट्टरपंथी नहीं है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे तब जब इससे पहले जाकिर नाइक पहुंचा था। भारत में जब ये आए थे तो इनसे पूछा गया था सवाल कि जाकिर नाइक को आप कब वापस करिएगा, तो इन्होंने कहा था कि सबूत दीजिए, कर देंगे। जाकिर नाइक के साथ अनवर इब्राहिम की दोस्ती जग जाहिर है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी कट्टर इस्लामी नेता हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक हिंदू युवक को मुसलमान बनाने को लेकर विवादों में घिरे थे। इब्राहिम मलेशिया में कई रैलियों और कार्यक्रमों के दौरान जाकिर नाइक के साथ मंच साझा कर चुके हैं। अनवर नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें 2023 के क्लेग में एक मस्जिद में जुमा के नमाज के बाद खुलेआम एक युवक को इस्लाम धर्म ग्रहण कराया था। इसके बाद वह देश में गैर मुस्लिमों के निशाने पर भी आ गए। खैर, अब आपको क्या लगता है, क्या ये एक साथ बैठने वाले हैं? फिर से मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान की तिकड़ी बनने वाली है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।